डियर स्टूडेंट, आपके इस बोर्ड एग्जाम के स्पेशल टाइम में स्पेशल वीडियो आपके लिए मैराथन का वीडियो जो क्लास 10 के साइंस के लिए है। आप सभी से ये मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाए। तो ये आखिरी मौका है, इसे नहीं छोड़ना है, ना ही गंवाना है और हमें पूरे के पूरे नंबर लाना है। तो प्रकाश के परावर्तन के इस चैप्टर में आप, अगर मेरा दावा है कि अगर इस चैप्टर को आप पूरे मन से देख लिए तो इस चैप्टर से एक भी नंबर टस के मस या इधर से उधर नहीं हो सकता, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम लाइट के बारे में तो परावर्तन तो पहले पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे पढ़ना होगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश हमारा कोई भी चीज, प्रकाश को समझने के पहले हमें समझना होगा कि प्रकाश चलती कैसी है। तो प्रकाश हमेशा आप देखते होंगे, एक एग्जाम्पल से देखा जाए, अगर कोई एक मनुष्य है, उसके सामने कोई एक मोमबत्ती क्या हो रही है, जल रही है। मोमबत्ती क्या हो रही है, जल रही है। अगर इसके आंख के सामने कोई एक कार्डबोर्ड या कोई दफ्ती रख दिया जाए तो क्या ये लाइट इसके आंख के पास आएगा? नहीं आएगा। तो आने के लिए क्या कर दे, अगर बीच में एक छिद्र या होल कर दे तो क्या ये लाइट इसके रास्ते होकर के आंखों के पास पहुंच जाएगा? यानी आप देख रहे हैं कि लाइट कहीं ना कहीं सीधी रेखा में चलती है। अगर ये सीधी रेखा नहीं चलती, ऐसे चलती, तो आंख तक तो पहुंच ही नहीं पाता। इससे सिद्ध होता है कि लाइट कहीं ना कहीं कहाँ चलता है, सीधी रेखा में चलती है। और दूसरी बात, लाइट तो चली सीधी रेखा में, लेकिन लाइट को चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई लाइट, अगर कोई प्रकाश चल रही है तो क्या माध्यम की आवश्यकता है? माध्यम मीन्स जैसे प्रकाश को चलने के लिए क्या कोई माध्यम होना जरूरी है? माध्यम जैसे हवा हो सकता है, हवा हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ये सब क्या है, माध्यम है। तो यही एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये बहुत हर साल लगभग पूछा जाता है कि क्या कोई प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? तो हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे। एग्जाम्पल मेरा क्या है, जैसे अगर कोई एक दूर सूर्य है, क्या है, सूर्य है, और हमारा क्या है, पृथ्वी है। ये पृथ्वी हमारा अर्थ है और ये क्या है, सन है। हम सभी जानते हैं कि जो सन की ऊर्जा है, मतलब जो सनलाइट है, जो प्रकाश है, कहीं ना कहीं कहां पे आती है, पृथ्वी की ओर आती है, किस सीधी रेखा में, बताए थे भी सीधी रेखा चलती है। तो ये बताइए, हम जानते हैं, आप सभी भी जानते होंगे कि हम पृथ्वी के कुछ लेयरों के अंदर ही ये हवा, वातावरण, जो एटमॉस्फेयर हवा है, वातावरणीय जो हवा है, यही पाए जाते हैं। उसके बाद कोई हवा पाए नहीं जाता, मतलब यहाँ क्या है, निर्वात है, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी देखा जाए, ये प्रकाश तो पृथ्वी पर आया, मतलब क्या हुआ कि प्रकाश को चलने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर रास्ते में कोई भी सहारा नहीं है, तब भी प्रकाश हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी तक आ जाएगा। अगर हवा है तो हवा में जैसे ही आएगा, इसमें क्या है, हमारे पृथ्वी के चारों क्या है, हवा है, और 5 लेयरों के बाद कोई भी हवा नहीं है, मतलब निर्वात है। तो क्या ये चीज हो सकता है कि निर्वात में जब प्रकाश चले तो इसका कुछ वेलोसिटी अलग हो, हवा में चले तो अलग हो, या फिर कोई सॉलिड हो, कोई ठोस हो तो उसमें अलग हो, ये चीज हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश का वेग होता है, जो प्रकाश का जो वेग होता है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, निर्वात में। निर्वात में क्यों होता है? क्योंकि निर्वात में कोई भी एटम्स नहीं होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, किसी चीज का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो प्रकाश तो किसी से टकराएगी ही नहीं, तो आराम से सीधी रेखा में चली आएगी। तो इसीलिए निर्वात में क्या है, सबसे ज्यादा प्रकाश की तीव्रता
किसमें, निर्वात में सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद हवा में सबसे ज्यादा, किसमें, निर्वात में। उसके बाद हवा में। हवा में चूंकि छोटे छोटे हवा के कण होते हैं, कुछ धूल के कुछ हवा के कण होते हैं, तो जब उससे टकराती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाता है। किसका, प्रकाश का। जिस प्रकार एक सिंपल से एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, अगर आपको भागना है और रास्ते में खूब ढेर सारा भीड़ है, तो क्या आप तेजी से भाग पाएंगे? नहीं भाग पाएंगे। अगर भागना भी चाहेंगे अपने स्पीड से तो भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या है, खूब ढेर सारे लोग हैं, तो लोगों से कहीं उस आदमी से लड़ेगा तो कभी उस आदमी, तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम सिस्टम यहाँ पर भी है। मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब रास्ता खाली है तो हम तो बड़ा बढ़िया तेज स्पीड से भागेंगे, लेकिन रास्ता भरा है तो मतलब थोड़ा धीरा हमें होना पड़ेगा। मतलब कम भीड़ है तो थोड़ा कम धीरा चलेंगे, ज्यादा भीड़ है तो भाई ज्यादा धीरा पर चलना पड़ेगा। उसी तरह इसमें भी निर्वात में कुछ भी नहीं है तो एकदम खाली है तो दिमाग से आएगा प्रकाश, लेकिन जैसे ही हवा आएगा तो हवा के कणों में टकराएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यानी कि हवा में या वायु में, हवा या वायु, इसको वायु बोलते हैं। उसके बाद स्पीड किस में आएगी भाई, निर्वात में हो गया, हवा में हो गया। इसके बाद हो जाएगा जल में। जल में मतलब लिक्विड में। जल में तो और पास अणु है भाई। हवा में देखा जाए, जैसे हवा था, हवा में इतना क्या था, डेंसिटी था। लेकिन जल की बात करूं तो जल में तो और अणु आ गए, तो जब इसमें से प्रकाश जाएगी तो और धीरा कर देगी, इसलिए क्या हुआ, इसमें और धीरा हो गया। और उसके बाद आया लास्ट वाला ठोस में। किसमें, ठोस में। तो सबको पता है कि ठोस क्या है। ठोस में कुछ भी आ सकता है। कांच का जो टुकड़ा होता है वो भी क्या है, ठोस है। लकड़ी भी ठोस है। सबसे कम इसमें तो जाएगी नहीं प्रकाश। कांच में जाती भी है तो बहुत क्या है, स्लो हो जाएगी, क्योंकि क्या है, वो ठोस में है। तो बात समझ गए कि जो प्रकाश का वेग होता है निर्वात में सबसे ज्यादा, उससे कम किसमें, हवा में, उससे कम जल में, और सबसे कम किसमें, ठोस में। ये बात आपको एकदम से माइंड में बैठ जानी चाहिए। अब आते हैं, प्रकाश तो समझ गए किसमें तेज चलता है, किसमें धीमा चलता है। आपने ये सब क्या कर लिया, जान लिया। अब मुझे समझना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन मीन्स कोई चीज परावर्तित होना, यानी वापस आना। तो कोई चीज वापस कब आती है, जब कोई एक मिरर हमारे सामने रख दिया जाए तो अगर उस पर टार्च लगाया जाए तो क्या प्रकाश वापस आती है, बताइए। जब कोई एक हमारे पास क्या हो, एक टार्च हो और सामने क्या हो, मिरर हो, उस पर अगर मैं टार्च मारूंगा तो जलाऊंगा तो क्या होगा, टकराएगी और क्या होगी, वापस आएगी, यही होगी ना। तो यही होगी, यानी कोई क्या होता होगा, कोई शीशा होता होगा जिसके एक साइड क्या होता होगा, कलई होती होगी। भाई परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा, यही वाली होगी। ये क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण आए, मतलब प्रकाश क्या कर रहा, आया, और ये जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, परावर्तक जो पृष्ठ है, मतलब कौन पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ में जैसे एक हमारे पास दर्पण है, इस पर कलई लगा हुआ है, मतलब इधर पॉलिश लगा हुआ है, ये वाला पॉलिश है, और जो इधर क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है, मतलब कौन सा है, परावर्तक पृष्ठ है। तो जब उसमें प्रकाश आप डालेंगे तो क्या होगा, प्रकाश बाहर की ओर निकलेगा, तो मतलब प्रकाश बाहर की ओर निकल गया। तो यही क्या है, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराती है तथा अपने ही माध्यम में, जिस माध्यम में से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब आता है प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के
नियम। परावर्तन के नियम को समझने के पहले आपको समझना होगा कि इसके क्या क्या नोमेनक्लेचर है, मतलब क्या क्या इसके नामोल्लेख है। पहला देखा जाए तो ये क्या है, सतह है। ये क्या था, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ था। और आप देख रहे थे कि जब कोई किरण आती है तो चूंकि आ रही है तो उसको बोला जाएगा आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण, किरण। और जैसे ही जिस बिंदु पर इस सतह पे टकराएगी उसको बोला जाएगा आपतन बिंदु, ठीक है। और जब टक्कर लगने के बाद जब किरण वापस की ओर जाएगी उसको बोला जाएगा परावर्तित किरण। समझ गए भाई, जो आई उसको आपतित किरण, जो गई यानी परावर्तित हुई, जो निकल गई चमकदार सतह से उसको क्या बोले, परावर्तित किरण बोला गया। और जिस बिंदु पर इसने टक्कर लगाया उसको क्या बोला गया, आपतन बिंदु। अगर मैं इस पर एक अभिलंब मीन्स 90 डिग्री खींच दूं, मतलब 90 डिग्री क्या होता है, इतना होता है, खींच दूं, इतना समझ आया। कौन क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, और अभिलंब क्या है, अभिलंब है, अभिलंब। तो ये परावर्तन का नियम यही कहता है कि जो आपतित किरण है तथा परावर्तित किरण है तथा जो आपतन बिंदु है तीनों एक ही सतह में होंगे। क्या सही बात है, सतह एक है, आपतित किरण इसी में, परावर्तित किरण इसी में, आपतन बिंदु इसी में, अभिलंब के साथ। तो नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों क्या हो, एक ही तल में हो। तथा एक नियम और इसमें कहता है कि जो आपतन कोण है, मतलब जो आई उसको क्या बोला जाए, आपतन कोण, मतलब आने वाला कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। जाने वाले कोण क्या बोला जाएगा, परावर्तन, क्योंकि परावर्तित हो रही है, परावर्तन कोण। इसको इंसिडेंस एंगल बोला जाता है, इसको रिफ्लेक्शन एंगल बोला जाता है। इसको आई से दिखाते हैं, इसको आर से दिखाते हैं। तो पहला नियम क्या कहा कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों क्या है, एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा रूल क्या कहा कि जो आपतन कोण आई है किसके बराबर होगा, आप परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। नियम क्लियर है एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें परावर्तन के नियम में, कि जब कोई आपतित क्रिया, परावर्तित क्रिया तथा आपतन बिंदु तीनों क्या हो, एक ही तल में हो तथा आपतित आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये समझ जाइए, 100% आएगा। ये बगल में आपको दिख भी रहा होगा कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो अब यहां तक आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए परावर्तन के नियम तक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में, दर्पण के बारे में। इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो। अब हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण, कोष्टक में मिरर। अब बताइए मिरर क्या आप देखे हैं मिरर को, मिरर सभी देखे होंगे, सबके घरों में रोजाना लोग कंघी करते हैं, रोजाना अपना चेहरा देखते हैं, वही क्या है, मिरर है। मिरर भी दो तरह के होते हैं, क्योंकि आपके घरों में देखा गया होगा कि जो मिरर होता है कहीं ना कहीं उसका जो सतह होता है क्या होता है, प्लेन होता है। जो सतह होता है क्या होता है, प्लेन होता है। तो उसको बोला जाता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल। हमारे घरों में जो दर्पण यूज होता है कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पॉइंट है लेकिन तब भी थोड़ा बहुत बता देता हूं उसके बारे में। समतल दर्पण, समतल दर्पण आप देखे होंगे कि हम जो अपने चेहरे को देखते हैं, जितना बड़ा हमारा चेहरा है उतना बड़ा क्या दिखाता है, वह उसके अंदर शो करता है। यानी समतल दर्पण समान आकार की प्रतिबिंब, समान आकार का
प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है? तथा मान जाइए मैं कोई मेरा मिरर है, अगर कोई मैं यहां खड़ा हूं तो जितना दूरी मैं यहां पे रहूंगा वो मिरर के अंदर भी उतने दूरी पे हमें क्या करेगा, इस प्रतिबिंब को बनाएगा। मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगी। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें है, इसमें पार्श्व परावर्तन होता है। पार्श्व परावर्तन होता है। अब कई बच्चों को तो पल्ले ही नहीं पड़ा हुआ पार्श्व परावर्तन क्या होता है। पार्श्व परावर्तन का क्या मतलब है, जैसे कोई एक मिरर है, मान जाइए मैं शीशा है मेरे पास, मान जाइए यही क्या है, हमारा शीशा है, ये शीशा है मेरा। अगर मैं शीशे में अपने आप को देखूं तो क्या होगा, जो मेरा लेफ्ट है, ये शीशे वाले के अंदर जो आदमी मतलब मैं हूं, वो उसका क्या है, राइट है। मतलब मेरा लेफ्ट उसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और मेरा जो राइट है उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। आप खुद देखिएगा आईने के सामने होकर के आप खड़े होंगे तो उसमें दिखेगा जो आदमी, वो मेरा जो राइट होगा उसका लेफ्ट होगा, और जो मेरा लेफ्ट होगा उसका क्या होगा, राइट होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, इमेज को जस्ट क्या करता है, पलट देता है। जस्ट क्या होता है, पलट देता है। मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, और मैं इमेज में जमाऊंगा तो मैं कैसे हो जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा। मतलब मैं ऐसे हूं लेकिन इमेज में देखूंगा तो कैसे रहूंगा, ऐसे रहूंगा। मतलब पहले मेरा लेफ्ट था, अब क्या हो गया, राइट हो गया। बात समझे? तो और चीज इसमें क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है, जैसे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस देखे होंगे, एम्बुलेंस के सामने जो लिखा रहता है उस क्या होता है, उल्टा लिखा रहता है। क्या रहता है, उल्टा लिखा रहता है। तो उल्टा चूंकि लिखा रहता है, और जो सामने वाली गाड़ी क्या करती है, पीछे वाली गाड़ी एम्बुलेंस को देखती है, तो चूंकि उसमें क्या लगा है, दर्पण लगा है, बगल साइड में क्या होता है, दर्पण है। तो जब उसमें देखता है तो जो क्या करता है, पार्श्व प्रतिबिंब कर देता है। मतलब इधर वाले क्या करता है, इधर। अगर ये सीधा लिखा रहता है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस सीधा लिखा रहता तब तो उल्टा दिखाई देता, वो वाली गाड़ी तो समझ ही नहीं पाता कि ये गाड़ी कौन सी है। इसीलिए इसको पहले से उल्टा लिखा रहता है कि बाद में जब ये लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाए तो बाद में उल्टा का क्या हो जाए, सीधा हो जाए। तो आगे वाला गाड़ी जान पाएगा क्या है, एम्बुलेंस है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बिंदास रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। समतल दर्पण हो गया। अब समतल दर्पण के बाद आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मीन्स कहीं ना कहीं गोले से बना है। दर्पण ऐसा दर्पण जो क्या हो, गोले से। उसमें समतल दर्पण में क्या था, ऐसा दर्पण जो क्या हो, समतल हो। गोलीय दर्पण में क्या होगा, ऐसा दर्पण जो क्या हो, गोलेकार हो। गोलेकार मीन्स अगर कोई मेरे पास एक गोलाकार क्या है, कांच है, क्या है भाई, दर्पण किससे बने होते हैं, कांच से बने होते हैं। कांच है और मैं एक साइड क्या कर दूं, कलई कर दूं। कलई मीन्स पोताई, पोताई मीन्स पॉलिश। पॉलिश का क्या मतलब है, पॉलिश मीन्स ये पॉलिश है भाई। ये भी तो कहीं किसी शीशे का पार्ट है, गोला सा होगा शीशा। अगर मैं इस शीशे को इधर से काट दूं, पूरा पूरा काट दूं, और इधर क्या है, कलई है, क्या है, कलई है, और अंदर का भाग क्या है, चमकीला है। जैसे इधर कलई है, कलई है, और अंदर का भाग क्या है, चमकीला है। तो भाई चमकीले की ओर तो हम देख पाएंगे, कलई की ओर तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन चमकीले के अंदर देखेंगे तो भाई अब मेरा चेहरा दिखेगा, दिखेगा। सही बात है। तो ये क्या हो गया, चमकीला हो गया। तो ऐसा दर्पण जिसके बाहरी जो सतह है वो क्या हो, पॉलिश किया गया हो, तथा अंदर वाला सतह मतलब जो गहरा वाला सतह हो वो क्या हो, चमकीला हो, ऐसे दर्पण को बोला जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं। कॉनकेव मिरर बोला जाता है, कॉनकेव मिरर। और अगर मैं इधर वाले साइड को, मैं इस गोले का इतना पार्ट मैं क्या कर लूं, कट कर लूं, तथा अंदर वाला भाग क्या कर दूं, कलई कर दूं। अंदर वाला भाग, इसमें कहां गए थे, बाहर वाला भाग, और इसमें क्या करना है, अंदर वाला भाग क्या करना है, कलई कर दें। तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, चमकीला वाला, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं।
तो जब बाहर वाला जब चमकीला वाला हो जाएगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा। मतलब उभरा हुआ भाग क्या रहेगा, हमारा काम कराएगा, इसलिए उसका नाम पड़ा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस कहीं ना कहीं ये जो मिरर हमारे दोनों बने हैं, कहीं ना कहीं क्या किससे बने हैं, एक गोले से बने होंगे, तो गोले का एक केंद्र होगा। चूंकि ये वक्र पृष्ठ है, ये दोनों वक्र पृष्ठ है, इसका केंद्र है, तो इसे बोलाते हैं वक्रता केंद्र सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस आर। यही होता है ना, आर होता है। अब आर होता है, अब मैं दोनों के बीच में एक पॉइंट लगाऊं, क्या लगाऊं, एफ। दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है फोकस बिंदु। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक पॉइंट क्या होता है, फोकस बिंदु। और इस आर और एफ का क्या रिलेशन है, अगर मैं इस रेडियस को, ये पूरा हमारा रेडियस है, इसके बीचों बीच में क्या है, एफ है, एफ है, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का एफ फोकस दूरी। अगर एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई 2। पर ढेर सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक फोकस दूरी दिया रहेगा और वक्रता त्रिज्या आपसे पूछ लेगा, या फिर रेडियस दिया होगा, वक्रता त्रिज्या दिया होगा, वहां से क्या पूछ देगा, आपका फोकस दूरी पूछ लेगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो दो गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा था, अवतल दर्पण हमारा अंदर इसका मुंह क्या था, बाहर की ओर क्या था, इसमें कलई किया गया था। कलई किसको नहीं समझ आया, कलई मीन्स ये जो क्या किया गया, पॉलिश किया गया है मिरर के ऊपर, और अंदर की ओर क्या है, गहरा है। आप क्या पता नहीं दिख पा रहे हैं, ये क्या अंदर की ओर देखो गहरा है। देखो मैं इस पर रखता हूं चौक, तो आपको दिखता होगा कि इसके बीच में गैप है, यानी कि गहराई में है, तभी तो गैप है इसके बीच में। तो आप देखेंगे इसके बीच में गैप है, मतलब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है, अगर मैं पहले क्या रहा होगा, कोई गोला रहा होगा, दिमाग लगाइएगा यहां से, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, कोई गोला रहा होगा, तो इसका क्या होता है, एक केंद्र होता है, वही क्या बोलते हैं, इसको केंद्र कहते हैं, सिंपल सभी जानते हैं कि गोले का क्या होता है, केंद्र होता है। इसको किसे दिखाते हैं, सी से। चूंकि इन सारे गोले, इसको क्या कर दिया गया है, काट कर क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो क्या बचा, सिर्फ वक्र बचा। तो जब केंद्र बना वो कौन सा बना, वक्रता केंद्र बना। कौन सा केंद्र बना, वक्रता केंद्र। एकदम सिंपल सा है, कौन सा बिंदु हुआ, सी हो गया। और आप जानते हैं कि सी से लेकर के इसके बीच की दूरी क्या बोलते हैं, रेडियस, और इसके बीचों बीच मध्य में कौन सा बिंदु है, फोकस बिंदु है। ठीक है, सी हो गया और हमारा फोकस पॉइंट हो गया, दोनों हो गया। और जो इन दोनों, इस फोकस पॉइंट और इस पोल को जो रेखा मिलाएगी वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए बात को, यानी इसको क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। समझ गए, ये वक्रता केंद्र क्या है, सी है। तो इसमें नियम क्या कहता है, नियम यही कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के पैरेलल में समांतर आ रही हो, तो जैसे ही वो गोलीय दर्पण के किसी पार्टिकल पर टक्कर करेगी, तो किस पॉइंट से, फोकस पॉइंट से क्या करेगी, निकल जाएगी। एकदम दिमाग में बैठा लेना, जब कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो और इस गोलीय दर्पण से जैसे ही टकराएगी, किससे निकल जाएगी, फोकस से होकर के चली जाएगी। पहला पॉइंट। अगर इसी के जगह कौन सा दर्पण हमारा हो, उत्तल दर्पण। उत्तल में क्या होता है, अंदर की ओर पॉलिश तथा बाहर की ओर क्या, उभार। हमारे पास एक उत्तल दर्पण पड़ा हुआ होगा, देखिए इसमें अंदर की ओर पॉलिश है और बाहर की ओर क्या, उभार है, या क्या है, परावर्तक पृष्ठ। दिख रहा है आपको परावर्तक पृष्ठ,
और ये क्या है, इधर पॉलिश लगा हुआ है। अब देखेंगे इस चौक को रखूंगा मैं, बीच में ये अटक जाएगा, दोनों साइड क्या है, खाली है। हम इसको छू के पता कर सकते हैं कौन अंदर गहरा है, कौन बाहर गहरा है। तो आप जान रहे हैं इसका पहले क्या रहा होगा, कोई गोला रहा होगा, इसका भी कोई केंद्र रहा होगा, इसको काट के निकाल दिया गया है। तो जो केंद्र बचा, चूंकि ये वक्र है तो कौन सा केंद्र बचा, वक्रता केंद्र, इसको बोल से दिखाते हैं, सी से डिनोट करते हैं, तथा इसके बीच की दूरी में एक मध्य, इसके सामने एक पोल पी होता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों रेखाओं को मिला दूं तो उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य अक्ष, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। और जैसे ही, क्योंकि अगर ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण है, मतलब कौन सा है, उत्तल, लिख देता हूं दर्पण, ये कौन सा, अवतल दर्पण, क्लियर होना चाहिए एकदम। इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। समझ गए तुम, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अभी बताइए, इसमें जब इधर तो कोई प्रकाश किरण चलेगी नहीं, वस्तु ना इधर रहेगी। जैसे हमारे पास ये उत्तल दर्पण था, यही है उत्तल दर्पण, तो सामने क्या और क्या है, चिकना है, मतलब इधर ही क्या बनेगा, वस्तु बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इधर ही क्या करना पड़ेगा, हमें वस्तु रखना भी तो पड़ेगा, इधर से तो प्रकाश किरण आएगी, न कि इधर से आएगी। क्या मतलब है, इधर तो क्या है, पॉलिश है, कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रकाश किरण, मान जाइए इधर कोई वस्तु रखा है, तो इससे क्या होगा, प्रकाश किरण जा रही होगी। तो जब प्रकाश किरण निकलेगी, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, तो किससे निकल जाएगी, फोकस से होकर के निकल जाएगी। इसका फोकस कहाँ होगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पोल के बीच में, मध्य में हमारा फोकस बिंदु होता है। लेकिन जानते हैं कि इधर तो कलई लगा हुआ है, तो अंदर तो प्रकाश जा नहीं पाएगी, लेकिन जाना तो चाहेगी ना, क्योंकि उसका प्रकाश का नेचर है फोकस से होकर के क्या करना, निकलना, लेकिन जा नहीं पाएगी। लेकिन जाने की कोशिश करेगी, लेकिन जाएगी नहीं, तो उसी रास्ते के जस्ट पीछे क्या करेगा, निकल जाएगी। दिमाग में आया एकदम। अगर मैं मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले जाऊं तो किससे निकलेगी, फोकस से, लेकिन जा नहीं पा रही, क्योंकि इधर क्या है, पॉलिश है, तो जाना तो चाहेगी, गई, लेकिन क्या हुआ, उसी माध्यम में क्या हुआ, वापस लौट आई। एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स तुरंत खुला हुआ है, मैं एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा, किसी भी कोई दिक्कत होगा तो। अब पहला नियम समझ गए कि भाई जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण निकलेगी, तो अगर वो किसी भी दर्पण, चाहे उत्तल कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, सॉरी लेंस की जगह मिरर हो, तो हमेशा किससे, फोकस से होकर के लौट जाएगी, या लौटने की कोशिश करेगी, या प्रतीत होगी। समझ गए। अब दूसरा नियम क्या करूं, मान जाओ अब मैं इसको रब कर दिया, रब कर दिया। अब मैं क्या करूं, हमारे पास कौन है, अवतल दर्पण है। अगर ये क्या है, मुख्य अक्ष है, सबको पता है क्या है, मुख्य अक्ष है, ये पोल पी है, ध्रुव इसे बोला जाता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, इसका भी कुछ वक्रता केंद्र होगा सी, और बीच में क्या होगा, फोकस दूरी, इसमें भी क्या होगा, बीच में फोकस बिंदु हो गया। अब पहले तो इसके डाले थे, लेकिन अब जो नियम कहता है, अगर कोई प्रकाश किरण, अगर मैं फोकस बिंदु से होकर ले जाऊं, मतलब फोकस बिंदु से होकर प्रकाश किरण कोई जाएगी, तो क्या होगा, मान जाओ मैं कोई एक प्रकाश किरण कहां डाल दिया, फोकस किरण, फोकस बिंदु से होकर निकली, तो जो फोकस बिंदु, कोई भी किरण हो, जो फोकस बिंदु से होकर निकलेगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण, तो मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। आएगी किससे, फोकस बिंदु से, निकलेगी किससे, मुख्य अक्ष के समांतर क्या जाएगी, निकल जाएगी। सेम यही होगी कि अगर मान जाइए, अगर कोई फोकस बिंदु कहाँ है, यहां से, अब इसमें फोकस बिंदु से कैसे ले जाएंगे, नहीं जा पाएगा, क्योंकि क्या है, इधर क्या है, पॉलिश है, लेकिन जाना तो चाहेगा ना। तो फोकस बिंदु का पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ है, यहाँ पे है, तो यानी फोकस पे आ रही थी, आने की कोशिश कर रही थी, यही था फोकस ना, लेकिन अंदर तो नहीं जा पाया, लेकिन जाने का कोशिश तो किया, प्रतीत तो हो रहा है, तो
तो उसके सामने से जो आने वाली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, यानी कि फोकस पर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। दिमाग में जंतर मंतर बनाकर भर लेना, ठीक है। तो समझ आ गया पॉइंट, यानी फोकस से आने वाली किससे समांतर। अगर मैं यही चीज यहां से मैं किरण निकाल दूं तो कहां जाएगी, समांतर किससे, मुख्य अक्ष के। एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। रब कर दिया मैं। अब चलते हैं, अब क्या करूं मैं, पहला पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट हुआ फोकस से। अब तीसरा पॉइंट कहता है यहां सेंटर ऑफ क्या था, कर्वेचर था, यहां क्या था, फोकस बिंदु था, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेट फोकस ऑफ बिंदु। अगर कोई मान लीजिए क्या है अवतल दर्पण है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण अगर सी से जाता है, मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाती है, चाहे किसी भी दिशा में जा रही हो, अगर वो जा रही है तो उसी रास्ते में बिना विचलित हुए वापस क्या करेगी, लौट जाएगी। दिमाग में एकदम आग लगा देना, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। इसमें क्या हो सकता है भाई, कोई किरण थी तो इसका क्या निकलेगा, लगभग यहां आएगा। तो कोई प्रकाश किरण इस केंद्र पे जाना चाह रही है तो उसी माध्यम में क्या चली जाएगी, आई, लेकिन उसी माध्यम में कहाँ चलेगी, वापस लौट जाएगा। अगर इधर से भी भेजूं मैं इस पर होते हुए जाएगी तो हाँ, लेकिन जा नहीं पाएगी क्योंकि क्या है, पॉलिश है। तो जाना तो चाहिए लेकिन उसी माध्यम में क्या आ जाएगी, वापस लौट जाएगी। दिमाग में भर लेना एकदम से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ जाओ, आना ही आना है। तो जैसे चाहे रट लो, रटना तो जरूरी नहीं है क्योंकि मैं समझ सकते हो, इसमें बड़ा इजी है समझने। समझ लोगे तो लेंस भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, बड़ा इजी है, क्योंकि इसी पे क्या है, वो भी टिका हुआ है। तो ऐसा कई लोग सोच रहे होंगे चलो ठीक है थोड़ा वो काम चला देते, लेकिन फिर आगे फंस जाएगा, फिर तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे मतलब यही समझ लो, आगे एकदम तुम्हारा इजी हो जाएगा। तो अब बचा कि हमने सी से भी गुजार दिया, एफ से भी गुजार दिया और इसके भी गुजार दिया, बचा क्या, यही पोल बचा। अब मैं पोल से गुजारूंगा कोई भी किरण, चाहे जैसे भी गुजार दे, तो जब पोल से गुजरेगा तो कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष से कोई एंगल बना रहा होगा। मान लो कितना बनाया, आई बनाया, एक एग्जांपल बता रहा हूं। और जब कोई किरण निकली तो उसी माध्यम में वापस लौटेगी, जितना आई था उतना आर के बराबर। जितना आई और आर दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब जिस कोण से यहां भेजा जाएगा उसी कोण से क्या हो जाएगा, वापस बाहर निकल जाएगा। अब इसमें देखा जाए, इसमें भी वही केस है। अगर मैं कोई भी किरण को सेंटर पोल पे भेजूंगा तो पोल जितना एक्सिस पे इस मुख्य अक्ष से निकल जाएगी, उसी से क्या हो जाएगी, वापस आर के बराबर, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझ गए बात को। मतलब जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस। अगर मान लो 30 पे आ रही है या इसके बीच में दूरी 30 डिग्री है, तो इसके बीच की दूरी जो कोण होगा वो भी कितना होगा, 30 अंश होगा। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं, ये दोनों हो गया, हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसके बाद इमेज फॉर्मेशन मीन्स प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कब बनेगा, सिंपल समझ जाइए। अगर कोई दर्पण है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, परावर्तन के बाद, मतलब परावर्तित अभी नहीं हुई, यहां के बाद परावर्तित हुई, परावर्तन के बाद जब दो किरणें परावर्तन के बाद आपस में मिल जाए, वही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इतना दिमाग में रखिएगा। तो प्रतिबिंब का बनना में पहले अवतल दर्पण की बात करूं, फर्स्ट नंबर में अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, समझिए बात को। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, पोलर मतलब ध्रुव, और ये क्या है, मान जाइए कोई गोला है, कोई गोला रहा होगा तो इसका कोई सेंटर रहा होगा सी, वक्रता केंद्र सी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोकस बिंदु एफ होता है। अगर मैं फर्स्ट नंबर कह दूं कि कोई वस्तु कहां रख दूं, अनंत पर रख दूं, अनंत पर हो, तब कैसे इमेज बनेगा। जैसे समझिए बात को, इधर क्या था, कलई था,
इधर क्या था, कलई था, इस साइड अंदर, यानी कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। मतलब अवतल दर्पण मेरे पास है, सॉरी ये अवतल दर्पण है, ये अंदर गहरा हुआ है, अंदर गहरा है। अगर मुझे किधर वस्तु को रखना होगा, जिधर ये चमकीला होगा भाई, जिधर दिखता है उधर ही रखेंगे वस्तु को। अगर मैं ये कोई चीज है इसके सामने कोई वस्तु रखता हूँ, मतलब कहाँ रखता हूँ, अनंत पे, मतलब कोई अनंत वस्तु रखी है, कहाँ पर रखी है, अनंत पर। मान लीजिए कोई वस्तु क्या रखा, गफूर भाई है चाहे कोई है, अनंत पे रखे हैं, तो इमेज कब बनेगा बताए थे, जब दो किरणें परावर्तन के बाद आपस में मिलेगी, वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। किरण चलेगी, आपको बताए थे मुख कक्ष के समांतर जो भी किरण चलेगी किससे वापस लौटेगी, फोकस से लौटेगी, सिंपल था। और मैं एक और दो किरण मुझे गुजरना होगा तभी बन सकती है। आई मुख कक्ष से समांतर निकली है, किससे होकर निकलेगी, फोकस पर। कहाँ मिल गई, कहाँ मिली, इस फोकस बिंदु पर मिल गई, यही ना मिली। यानी जो फोकस बिंदु में मिली, पहले वस्तु कुछ बड़ी होगी, बाद में क्या हो गई, छोटी सी हो गई। और ये चीज में दिख रहा है कि मैं जैसे खूब दूर कर दे रहा हूं तो मेरा जो मुंडी था वो उल्टा हो जा रहा है, मतलब ये बाल नीचे हो जा रहा है और ये दाढ़ी वाला सीधा क्या हो रहा है, ऊपर हो जा रहा है। मीन्स ये पृथ्वी को क्या कर दे रहा, उल्टा कर दे रहा। कैसे, जब ये दूर पर रखा गया, मतलब अनंत पर रखा गया हो। देखिए इसमें, अब रहते तो दिखाते, शायद देखने की कोशिश करिए, इसमें कुछ दिख रहा है, कोशिश करिए। और उल्टा कुछ पीछे का जो वस्तु है दिख रहा होगा, उल्टा पता नहीं दिख रहा नहीं, भगवान जाने। तो ये चीज हो गया, यानी वस्तु तो कितना बहुत छोटा बना, किसके आकार का, बिंब, मतलब बिंदु आकार का बना। तो हम देखा जाए तो जो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसका स्थिति क्या होगा, यानी चल रही रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, स्थिति क्या होगा, स्थिति हमारा कहां बन रहा है, फोकस पर। भाई फोकस पे ही तो बन रहा है, मतलब एफ बिंदु पर, इसी बन रहा है हमारा। और मैं कहूं प्रकृति कैसा है कि इस जो वस्तु है उसकी प्रकृति क्या है, क्या वास्तव में मिल रही है, मतलब वास्तविक है, वास्तविक है, मतलब कोई मैं जबरदस्ती काम नहीं किया हूं, अपने आप मिली है, मतलब क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगी। और क्या ये उल्टा बन रही थी, मैंने बताया था कि मैं जैसे दूर कर रहा हूं तो मेरा जो सर है वो क्या हो रहा है, उल्टा जा रहा है, बाल नीचे जा रहा है और क्या मुख ऊपर चला जा रहा है, यानी कि उल्टा, और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और इसकी मैं बात करूं एक चीज और, स्थिति हो गया, प्रकृति हो गया, उसके बाद आकार की बात करूं कि कितना छोटा कितना बड़ा, देखता हूं पहले बड़ा वस्तु था इतना बड़ा, बाद में कितना होगा, एक बिंदु साइज का, मतलब आकार में क्या होगा, छोटा बिंदु आकार, बिंदु आकार। एकदम आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। छोटा और क्या, बिंदु आकार, पहला पॉइंट हो गया आपका। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। अगला पॉइंट देखते हैं, सेकेंड नंबर, अगर वस्तु अनंत पे था, इसके बाद कहाँ भेजें हम, जब वस्तु, ये हमारा क्या था, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ये क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स मुख्य अक्ष। अगर ये वक्रता केंद्र C था, सेंटर ऑफ कर्वेचर C था, और ये क्या था हमारा, फोकस पॉइंट था। अगर कोई वस्तु कहाँ हो, अब पहले बहुत दूर था, अब C से परे, मतलब थोड़ा सा दूर कर दूं, मतलब यहाँ कहीं क्या कर दूं, वस्तु को क्या कर दूं, रख दूं, C पे क्या कर दूं, वस्तु को, यानी जब वस्तु C से परे हो, वस्तु कहाँ से हो, C से परे हो। जब C से परे होगा तो क्या हो सकता है, तो C से परे होगा, आप लोग जानते हैं सिंपल सा कि मुख अक्ष है। अब जो भी किरण निकलेगी भाई मुख अक्ष के समांतर निकल रही है, तो कहाँ से निकलेगी वापस, मुख अक्ष से, फोकस से होकर के वापस लौट जाएगी, सबको पता है। अब मैं एक चीज क्या कर दूंगा, और ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आप लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी पॉइंट निकलती है वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो अगर मैं यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई एक किरण में बनाऊं,
मान जाइए हमारा कोई मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई मैं किरण को भेजूं तो क्या होगा, उसी मार्ग में वापस वो लौट जाएगी। तो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कहाँ दोनों कोलैप्स कर रहे हैं, परावर्तित किरण इस पॉइंट पे, यानी इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और उल्टा बनेगा। क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है तो जो भी इमेज बनेगा क्या बनेगा, उल्टा। अगर ए बी था तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। बात समझ गए, मतलब कोई अगर ऐसा यहाँ पर है तो यहाँ पे जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा। बात समझ गए, मतलब उल्टा हो जाएगा। और बात करूं मैं इसकी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी और एफ के बीच में, तो लिख देंगे सी व एफ के बीच में। एक क्वेश्चन आपको बगल में दिख भी रहा होगा शायद, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई कंडीशन दे देगा कि इस वस्तु को इसके यहाँ पर रखा गया है तो प्रतिबिंब बना करके दिखाना है, कॉपी बनाना पड़ेगा और स्थिति तीनों को दर्शाना होगा। प्रकृति क्या होगी, क्या सच में मिल रही है, तो वास्तव में मिल रही है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। लिखना पड़ेगा आपको, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो आकार की बात करें, पहले वस्तु कितना था, इतना बड़ा, बाद में कितना हो गया, इतना बड़ा, यानी वस्तु से क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी छोटा प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए बात को, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, समझ गए बात को। अब मैं अगला पॉइंट करता हूं, दूसरा था ये, दूसरा हो गया था, सी से परे था। अब मैं सी पर लाऊंगा, क्या लाऊंगा, सी पर। तो जब सी पर लाऊंगा तो मैं क्या करूं, इसको रफ कर दूं और इसको क्या करूं, रफ कर दूं। कोशिश करिए आप लोग बार बार इसको बनाइए, जितना बार बनाएंगे उतना बार आपको क्या होगा, फायदा होगा। मान लीजिए क्या है हमारा, क्या है, कॉनकेव मिरर है, मीन्स अवतल दर्पण है। इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है, और इसका क्या है, पोल, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ये क्या है, फोकस बिंदु एफ, यही है। तो जैसे ही आप मान लीजिए अब वस्तु कहाँ रखना है, सी पर। अब कहाँ वस्तु हो, सी पर हो। अब कहाँ वस्तु रखना है, सी पर रखना है। तो जैसे ही सी पर रखूंगा तो वस्तु कहाँ जाएगा, माने सी पॉइंट है, वस्तु कहाँ गया, सी पर। सी पर गया, ध्यान दीजिएगा बात को, वस्तु कहाँ है, सी पर बना हुआ, सी पर बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण को भेजेंगे। प्रकाश किरण पहला गया, इस मुख्य अक्ष के समांतर किससे लौटेगी, फोकस बिंदु से, सबको पता होना चाहिए और होगा भी जनरली। और मैं अब क्या करूं, और कहीं भेज नहीं सकता, यहाँ भेजना हो, यहाँ नहीं भेजूंगा, पहले कहाँ भेजूंगा आपको, क्योंकि मुझे दो किरण चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इस पर फोकस बिंदु से भेजूंगा, टकराएगी और वापस की ओर लौट जाएगी, वहां पर कहीं प्रतिबिंब बनेगा। यानी जो प्रतिबिंब बना कहाँ बन रहा है, क्या ये सी बिंदु बन रहा है, क्या इसका जो आकार है क्या बराबर है, दोनों आकार बराबर है, और क्या ये उल्टा है, और ये उल्टा है, सही है। यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी पर, यानी सी पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या वास्तव में मिल रहा है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और क्या उल्टा दिख रहा है, कुछ हम अलग से नहीं कर रहे हैं। और आकार क्या है, आकार तो समान है, मतलब समान आकार के, किसके आकार के, समान आकार के, किसके आकार के समान, बिंब के समान आकार। जैसे बिंब, अब कई लोग बिंब और प्रतिबिंब नहीं समझ, बिंब का क्या मतलब है, वस्तु से, क्या मतलब है, बिंब का मतलब है वस्तु, अब प्रतिबिंब का क्या मतलब है, प्रतिबिंब का मतलब है इस वस्तु का इमेज, इस वस्तु का क्या, वस्तु का इमेज, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब। समझ गए बात को। अब मुझे तीसरे पॉइंट पे चलना होगा। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, इसको रफ करते हैं, तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। सी तक हो गया था, अब सी तक हो गया था, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब कोई मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, अब वस्तु कहाँ है, सी पर है, वस्तु सी। अब कहाँ, ये तीसरा पॉइंट, ये तो हो गया था सी वाला। अब वस्तु कहाँ रख दूं मैं, इस वस्तु को सी और एफ के बीच में रख देता हूं, क्योंकि यहाँ पे हो गया, अब इसके बीच में बचा सी व एफ के बीच में।
अब मैं इसके बीच में कहीं रख सकता हूँ, मानिए मैं यहाँ पे वस्तु को क्या कर दिया, रख दिया। जब वस्तु यहाँ रख दिए तब क्या हो सकता है, आप बताइए कि और इसमें क्या हो सकता है, अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो जब C और F के बीच में कोई वस्तु को रखेंगे तो जनरली क्या होगा, वही काम होगा जो करते चले आ रहे हैं। मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके समांतर निकल रही है, किससे वापस लौटेगी, दिमाग से यहाँ से निकल जाएगी वापस। और आपको यही पता है, अगर मैं इस एक प्रकाश किरण मैं फोकस बिंदु से भेजूं तो क्या होगा, फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से वापस समांतर लौट जाती, लौट गई, क्या लौट गई, एकदम लौट गई। और जो प्रतिबिंब बना कहाँ बना, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, C पॉइंट है और क्या है, F पॉइंट है, तो C के बाद ही प्रतिबिंब बना है। तो अगर ये पॉइंट, अगर ये हमारा वस्तु AB है तो क्या हो जाएगा, A डैश B डैश। अब आप लोग बताइए इस बार कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, C, तो C के बाद है, यानी C से दूर या C से परे, यानी C से परे, ये आप ही लोग बता रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, क्या सच में मिल रहा है, तो क्या होगा, हाँ वास्तविक होगा। वास्तविक हो गया, क्या उल्टा है या सीधा है, क्या उल्टा, बस, यानी वास्तविक होगा, वास्तविक वो उल्टा होगा, सही बात है। आकार में क्या होगा, आकार तो इतना बड़ा था, बाद में इतना बड़ा, क्या बढ़ गया, हाँ बढ़ गया, यानी आकार क्या हो गया, बड़ा, वस्तु से बड़ा आकार होगा। सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई चली गई, आई और चली गई, ठीक है। अब ये भी हमारा हो गया। अब फोर्थ पॉइंट बचा हमारे पास, वस्तु कहाँ कहाँ रख दूं। चौथा पॉइंट मेरे पास है कि वस्तु को यहां तक हो गया, तो वस्तु कहाँ रख दूं, F पे रख दूं। जब वस्तु F पर, अब कोई बताए इस बार F पे रखूंगा तो क्या होगा, तो क्या देखे आप लोग, तो आपने देखा कि जो वस्तु था कहाँ मिला, C के बाद बन गया, हो गया तो सारा है। तो हम देखेंगे जब वस्तु कहाँ हो, F पर हो, चलिए कोशिश करते हैं F पे, क्या होता है F पे, दिमाग लगाइए, जब कहाँ वस्तु हो F पर रख दूं, यानी कोई हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण बाहर क्यों क्या रहता है, कल ही रहता है। अगर कोई वस्तु है कहाँ रख दूं, F पर, मतलब ये C है अगर, तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, सभी जानते हैं ये मुख्य अक्ष है। अगर मैं वस्तु कहाँ रखता हूँ, F पर रखता हूँ, तो जब F पर रखूंगा तो निकलने वाली किरण कहाँ जाएंगी, फोकस से होकर लौट जाएंगी, क्या सही बात है, एकदम सही बात है। अगर मैं यहाँ से मैं P पे डालता हूँ तो जानते हैं कि जब ध्रुव से कोई भी पॉइंट निकलता है, जितने एंगल पे आएगा उसी एंगल पे क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा, सभी जानते हैं। तो जब बाहर की ओर निकल रहा है तो ये तो आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। तो कहाँ मिलेंगे, समांतर किरण कहाँ मिलती हैं, अनंत पर मिलती हैं। तो वस्तु कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, जहां मिलेगा वहीं ना बनेगी, तो मिलेगी कहाँ, अनंत पर। अगर मान जाइए यहाँ पे मिल गई, एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मिल गई, तो इमेज जो होगा यहां से देखा जाए बहुत बड़ा बन गया, यानी कि इमेज क्या है, बहुत बड़ा बन गया, इमेज इतना सा इतना बड़ा बन गया इमेज, तो अनंत पर बना तो और बढ़ता जाएगा इमेज। तो यानी अगर स्थिति की बात करूंगा मैं, तो स्थिति में क्या होगा, आप दीजिए साथ मेरा, प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ होगा, कहाँ होगा, अनंत पर होगा, कहाँ पे होगा, अनंत पर, अनंत पर होगा। प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगा भाई, जाके कहीं मिलेगी, मिलेगी तो वास्तविक है, वास्तव में मिलेगी कहीं ना कहीं, अनंत पे तो मिलेगी ना, वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु से बताओ उल्टा बनेगा,
या सीधा बनेगा? उल्टा बनेगा भाई, इसके नीचे ही बनेगा। जब भी बनेगा कहाँ बनेगा? इसके नीचे ही बनेगा, मतलब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है। अब आकार क्या होगा? बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत क्या बड़ा। समझ गए बात को? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं पांचवा पॉइंट लूं। पांचवा पॉइंट मेरा क्या रहेगा कि जब वस्तु, पांचवा पॉइंट है जब वस्तु कहाँ हो? F और P के बीच हो, फोकस बिंदु F तथा P के मध्य हो। तो जब ऐसा कुछ होगा तो क्या हो सकता है? कहाँ मैं रखता हूं, देखता जाए, देखता हूं मैं कहाँ रखता हूं। तो जब मान जाइए ये हमारा क्या अवतल दर्पण है, सभी जानते हैं, और क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर मैं C है था और ये क्या था? F था, और ये क्या था? P था। ये क्या है? P। वस्तु कहाँ रखा? F और P के मध्यमाने में क्या रखा? वस्तु यहाँ पर कहीं रखा। जब मैं यहाँ कहीं रखूंगा तो आप देखेंगे कि भाई मैं कैसे भेजूं। अगर मैं इसको समांतर भेजता हूं तो F तो यहाँ पे है तो आपस में काट देगी, मतलब इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा भाई। अगर कोई सामने वस्तु आ जाएगी तो इमेज तो जाएगी ही नहीं ना, तो जाएगी नहीं। तो मुझे क्या करना होगा? मैं इसको क्या करूं? दिमाग लगाइए आप लोग। यहां से भेज सकता हूं P से, तो जानते हैं P पे क्या होता है। कोई वस्तु अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पे जाता है तो जितने एंगल से इस मुख्य अक्ष के जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से क्या होगा? वापस की ओर लौट जाएगा। क्लियर है? मतलब आई से आया तो आई से क्या करेगा? लौट जाएगा, और आई आर क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? अगर मैं C से भेजूं, C है और कहीं भेज नहीं सकता, तो C से मैं भेजूं प्रकाश किरण तो क्या होगा? मैं C से प्रकाश किरण इस वस्तु की ओर भेजा, तो जब भेजेंगे तो आगे की ओर जाएगा, यहाँ पे टकराएगा और क्या करेगा? उसी माध्यम में क्या करेगा? वापस लौट आएगा। सबको पता है C से निकलने वाली प्रकाश किरण उसी माध्यम में, उसी रास्ते में, उसी सेम रास्ते में क्या करती है? वापस की ओर आ जाती है। वापस आएगी तो वापस जा रही है। आप देख रहे हैं इधर जा रही थी और कहाँ जा रही है? इधर जा रही है। मतलब इसका जो दूरी था दिन पर दिन क्या करता है? बढ़ता जा रहा है। मतलब ये नॉन समांतर है, समांतर नहीं है। जब समांतर नहीं होगी, इधर कहीं मिलेगी नहीं, तो मतलब प्रतिबिंब इधर तो बनना ही मुश्किल हो गया। जब बनना मुश्किल हो गया तो क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? पीछे की ओर बढ़ाएंगे। भाई जबरदस्ती काम कर रहे हैं, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना। पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। चूंकि मैं जबरदस्ती काम किया हूं तो वास्तविक तो होगा नहीं भाई, आभासी होगा। तो अब मैं बात करूं इसकी स्थिति क्या है, आप ही लोग बताइए स्थिति क्या है इसका, कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। भाई दर्पण था, इसके पीछे बना प्रतिबिंब ना, तो प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के पीछे। कहां बना? दर्पण के पीछे। प्रकृति क्या होगा इसका? प्रकृति मीन्स क्या? वास्तविक होगा या आभासी होगा? आभासी होगा, क्योंकि मैं जबरदस्ती काम किया हूं। ये आभासी होगा। क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। और क्या ये सीधा है? तो क्या ये भी सीधा है? भाई मुंडी ऊपर, मुंडी ऊपर मतलब सीधा है, मतलब क्या होगा? बनेगा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और आकार की बात करूं तो आकार में क्या होगा? आकार पहले इतना सा था, बाद में कितना हो, यानी बड़ा आकार बनेगा। ऐसा जो इसका उपयोग है, मैं अगर बात करूं तो उपयोग जानते हो कहां पे इसका? दाढ़ी काटने में। दाढ़ी हुआ, नाक के बाल हुए, आंख के नीचे झुर्रीपन देखना, ये सब चीजें यूज में किया जाता है। जैसे कि मेरे पास अवतल दर्पण है, मैं जैसे ही मैं दूर किया, समझिए दिमाग, अनंत पर, तो मेरा उल्टा बन गया। जैसे थोड़ा नजदीक किया तो सीधा हो गया और बड़ा दिखने लगा। जैसे थोड़ा और नजदीक किया तो छोटा दिखने लगा। जैसे और नजदीक किया और बड़ा दिखने लगा, और नजदीक किया और नजदीक किया तो एकदम बड़ा दिखने लगा। मेरा बाल खूब मोटा मोटा दिख रहा है इसमें, यानी C और F के बीच में है। और क्या है? हमारा जो दाढ़ी है वो सीधा सीधा दिख रहा है, मतलब सीधा प्रतिबिंब बन रहा होगा। बात को समझ गए होगे? तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? टार्च हो गया,
टार्च में आप घर में टार्च होगा, टार्च जो होता है देखे होंगे टार्च कैसा होता है, टार्च कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है टार्च, ऐसा कुछ टार्च होता है। तो जो ये दर्पण यहाँ पे यूज किया गया रहता है, दर्पण जो यूज किया रहता है अंदर की ओर कलई होता है और यहाँ पे बल्ब लगा रहता है। तो जब एक करंट यहाँ से निकलता है वो सीधा कर देता है, यहाँ निकलता है क्या, सीधा कर देता है, मतलब ये सीधा की ओर भेजता है। जो आपके हेडलैम्प होता है गाड़ियों का आगे जो हेडलैम्प लगा होता है वहां भी इसका दर्पण का यूज किया जाता है। दर्पण तो हो गया था, अब आता है उत्तल दर्पण। किसकी बात करूं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब का बनना होता है उसको सीखेंगे। तो उत्तल दर्पण सबको पता है कैसा होता है, उभरा हुआ, बाहर का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उभरा होता है, अंदर की क्या होता है, कलई होती है। हमारे पास एक उत्तल दर्पण पड़ा हुआ है, हमारे पास एक उत्तल दर्पण ये रहा उत्तल दर्पण मेरे पास। उत्तल दर्पण क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है और अंदर की ओर क्या गड्ढा है, देखिए इधर पालिश लगा उधर क्या है गड्ढा, इधर जो उभरा हुआ है परावर्तक पृष्ठ है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये हो गया। मुख्य अक्ष क्या होता है भाई, अगर कोई पहले क्या रहा होगा, कोई एक वृत्त रहा होगा, इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी, और ये पोल से मिला देंगे वही क्या हमारा हो जाएगा एक्सिस, क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। समझ गए बात को, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके बीच में क्या होता है, फोकस बिंदु एफ होता है, सबको पता है। तो पहला इसमें दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर रखा गया हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर होगा, कोई दूर वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, अनंत पर है, अनंत पर। तो इससे क्या करेंगी, प्रकाश किरणें आएंगी, प्रकाश किरणें आई, और आपको सबको पता है किससे होकर निकलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर है तो किससे होकर निकलेगी, फोकस से होकर निकलेगी। लेकिन फोकस क्या है, अंदर की ओर है, प्रकाश तो अंदर नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, लेकिन जाती हुई प्रतीत तो होगी, मतलब जाना तो चाहेगी, मतलब गई, लेकिन एक्चुअली में तो नहीं गई। लेकिन इसी के वापस में क्या हुआ, यानी प्रकाश आया और इसको सेंटर में लेते हुए वापस की ओर लौट गया, यानी प्रकाश कहाँ है, यहाँ पे आया। दूसरी किरण निकली मुख्य से होते हुए यहाँ पे टकराई तो किधर को जाना चाहेगी, फोकस की ओर, लेकिन उसी को सीधे में क्या हो गई, बाहर की ओर निकल गई। बात समझ गए, जब बाहर की ओर निकल गई तो यानी मैंने जबरदस्ती अंदर भेजा है। तो जब जानते हैं जब भी जबरदस्ती काम होगा तो वास्तविक में वैसा काम नहीं होगा, वो क्या होगा, आभासी होगा। तो जो इसमें पूछ देगा, इसे पूछ देगा कि आप वो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की फर्स्ट नंबर है स्थिति बताइए, दूसरा नंबर प्रकृति बताइए, थर्ड नंबर स्थिति होगा, प्रकृति होगा, और आकार बताइए, आकार बताइए, 3 नंबर हो गया। तो स्थिति क्या होगा, स्थिति कहाँ बनेगा भाई, इस जो उत्तल दर्पण है इसके कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, मतलब दर्पण के पीछे, सबको पता है कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु पर, एफ पर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति क्या होगी, क्या यह आभासी है कि वास्तविक है, आभासी है क्योंकि मैंने जबरदस्ती अंदर की ओर भेजा है, यानी आभासी होगा, आभासी होगा। और क्या होगा, सीधा होगा, क्या होगा, सीधा होगा, यानी इसके नीचे नहीं है, सीधा होगा। आकार की बात करूं तो आकार तो पहले इतना बड़ा था, बाद में कितना होगा, बिंदु आकार, मतलब बहुत ही छोटा, मतलब बिंदु आकार का, बिंदु या छोटा आकार, छोटा आकार। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अनंत पे हो गया। अब मैं जब वस्तु को तो अनंत पे न रख करके थोड़ा सा क्या किया, नजदीक की ओर रखा, थोड़ा क्या किया, नजदीक रखा। तो जब नजदीक रखूंगा मतलब जब वस्तु दर्पण के
पास रखा। ये क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था, दर्पण के पास मान जाओ कोई दर्पण है तो यहाँ पे रख दिया। मैंने क्या किया, प्रतिबिंब को यहाँ पे रख दिया है। अब क्या होगा, अब आप लोग दिमाग लगाइए, पहला कहाँ भेज सकता हूँ बताइए। पहला मैं भेज दूँ, अगर मैं भेज दूँ इस पोल P पे, ये क्या है, पॉइंट है, P पोल है, तो जिस आप जानते हैं जब P पे जाती है जिस एंगल से आएगी, अगर I से आई रहेगी तो I से क्या होगी, वापस की ओर लौट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, अगर मैं कोई प्रकाश किरण मुख्य H के समांतर भेजूं तो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाना चाहेगी, फोकस हो जाना चाहेगी, लेकिन जा नहीं पाएगी, यानी वो पीछे की ओर लौट जाएगी। अगर मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाऊं तो कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब बन गया। अब कोई पीछे पूछे आपसे कि इसका हमें इस प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बता दी, क्या बता पाएंगे आप लोग। अब देखेंगे कि वस्तु था, वस्तु आया, और जो प्रतिबिंब बना कहाँ बना है, इस P और F के बीच में, यानी P पोल में ध्रुव व F के बीच बना। और क्या ये वास्तव में बना, नहीं बना, ये क्या बना, हमने बनवाया जबरदस्ती, यानी आभासी बना। क्या बना, आभासी, क्या बना, आभासी। और क्या इसका मुंडी ऊपर है, इस पे ऊपर है, यानी सीधा बना, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना। आकार की बात करूं तो पहले आकार कितना था, इतना बड़ा, बाद में कितना हुआ, छोटा, यानी आकार क्या हो गया, छोटा, यानी वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। इसका उपयोग आप लोग देखते होंगे, इसका उपयोग क्या है, आप लोग देखोगे गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं, चाहे वो आपके बाइक का हो, चाहे वो आपके कार का हो, चाहे वो आपके ट्रक का हो, या चाहे वो आपके ऑडी का, समझ रहे हो बात को। जो गाड़ी का साइड मिरर होता है, कहीं ना कहीं ये उत्तल दर्पण से बना होता है। इसका रीजन क्या है, अगर मान जाओ आपकी छोटी गाड़ी है या कोई गाड़ी है, वही गाड़ी में बैठे हैं और आपके बगल में एक साइड मिरर लगा दिया गया और पीछे कोई ट्रक आ रहा है, खूब ढेर बड़ा कोई गाड़ी आ रहा है, आप तो डर जाएंगे, क्या पता मेरे ऊपर ही चढ़ा दे। तो अगर वो वस्तु छोटा दिखे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ भाई हमारे गाड़ी और इसकी गाड़ी के बीच में गैप है और आसानी से आ जाएगा और ड्राइवर डरेगा भी नहीं। तो देख रहे हैं आप, वस्तु बड़ा था और कितना हो गया, छोटा हो गया, समझ गए। तो इसीलिए इस उत्तल दर्पण का गाड़ियों के साइड मिरर में यूज किया जाता है। सिंपल सा बात है, समझ आ गया होगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सोच रहे थे करा दें, उसके पहले कुछ दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ लें और आवर्धन के बारे में पढ़ लें। तो अब हम मिरर फार्मूला के बारे में समझेंगे। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, कोई दर्पण, कोई गोलीय दर्पण हमारे पास है, मान चलिए, समझिए इस बात को बड़ा ध्यान से, कोई भी गोलीय दर्पण भी लिया, मैं अवतल दर्पण लिया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उत्तर भी ले सकता हूँ, अवतल ले लिया मान जाओ अभी के लिए। और इसके क्या है, ये मुख्य अक्ष है, मान जाओ क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, ये क्या है, फोकस बिंदु F है, और ये क्या है, पोल पॉइंट है। समझ गए बात को। अगर मान जाओ कोई वस्तु हमने यहाँ रखा, कहीं भी रखा, मान जाओ कोई वस्तु, मान जाओ मैंने यहाँ रख दिया, एक बात कर रहा हूँ, कोई वस्तु कहाँ रखा, मैंने यहाँ पे रख दिया, मतलब C से दूर रखा हूँ। तो जब C से दूर रखा हूँ, यानी वस्तु से इस ध्रुव P तक की जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, U बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मतलब जो वस्तु की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, U कहलाएगी। समझ गए बात को। और जब प्रतिबिंब मान जाओ ऐसे निकला और आकर के प्रतिबिंब मान जाओ यहाँ बन गया, कहाँ बन गया, यहाँ बन, एक बात कर रहा हूँ, कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। तो जब प्रतिबिंब बन गया तो उसकी जो दूरी मापेंगे उसको किससे दिखाएंगे, V से। मतलब U क्या है, U क्या है, U वस्तु की दूरी, कहाँ से, ध्रुव से वस्तु की दूरी,
और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आएगा, प्रतिबिंब की दूरी। बात समझ गए, u समझ आ गया, v समझ आ गया। अब आता है ये फोकस दूरी। ये जो फोकस बिंदु है इससे लेकर के इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। f क्या है, फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। अब इन दोनों में संबंध पूछा है, बड़ा पूछता है कि इसका संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही क्या है, हमारा दर्पण सूत्र है। इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इससे न्यूमेरिकल डायरेक्ट आपका आ जाएगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है कहीं ना कहीं 11 में जब आप जाएंगे उसका सिलेबस 12 का सिलेबस ये है। तो समझिए, अभी के लिए समझ जाइए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u भी करा देता मैं, लेकिन आपका टाइम बहुत कम है, कीमती टाइम है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कराना इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा हूँ। तो ये हो गया, अभी तुम समझ आ गया। अब मैं u किसे कहते हैं, वस्तु से जो दूरी होगी उसको u बोलेंगे, v किसे कहेंगे, जो प्रतिबिंब से दूरी होगी उसे v बोलेंगे, और जो फोकस दूरी होगी वो f से p के बीच की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी होगी। ये तो समझ गए, लेकिन अगर कब माइनस होगा कब प्लस होगा, इसका चिन्ह जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में हमें जानना है कि कब हम प्लस लेंगे कब हम माइनस लेंगे। जैसे अगर मैं चिन्ह की बात करूं कि चिन्ह कैसे क्या लगाएं, तो इसके लिए सिंपल सा अर्थ समझना। सिंपल सा अर्थ ये समझना कि मान लीजिए कोई वस्तु है और कोई पोल है, तो जब भी आप कोई भी वस्तु की दूरी मापेंगे, मतलब u की दूरी मापेंगे, तो पहले कहाँ जाएंगे, पोल से जहां जाइए, जिधर मापना हो उधर मापिए, लेकिन पहले कहां जाएंगे, पोल से। अगर मुझे u की दूरी मापनी है तो पहले कहां फीता ले जाऊंगा, p पे ले जाऊंगा। एग्जांपल के बता रहा हूं, फीता के लिए p पे रखूंगा, उसके बाद मैं चलूंगा कहां, इस वस्तु की ओर। मतलब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं तब ज्यादा समझ आएगा आप लोगों को। ये तो लिख लिए होंगे, हो गया होगा आई थिंक। अगर मान जाइए वस्तु था हमारा, बात समझिएगा इसको, प्रकाश की किरण किधर चलेगी, इधर की ओर। किरण किधर चली, इधर की ओर। किरण कहाँ चली, इधर की ओर। और जब मैं नापूंगा, मैं पोल P है, जैसे मैं पोल P पे कोई भी वस्तु से जो दूरी नापेंगे हमेशा कहाँ नापेंगे, पोल P से हम क्या करेंगे, मापेंगे। तो जो पोल P से मापेंगे तो पहले पोल यहाँ था, अब यहाँ से दूरी कहाँ अपना, इधर, तो यहाँ रखे फिर चले इधर। मतलब मापने के लिए किधर बढ़ना पड़ रहा है, इधर की ओर बढ़ना पड़ रहा है। प्रकाश की किरण किधर चल रही है, इधर। हमें दो ही चीज ध्यान रखना है, प्रकाश की किरण किधर जा रही है और माप रहे हैं तो दिशा किधर जा रही है। अगर दोनों अपोजिट है, मतलब ये दोनों अपोजिट है, यानी जो दूरी होगी क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। यानी यहाँ पे u क्या हो जाएगा, माइनस का u हो जाएगा। बात समझ गए। अगर मैं v की बात करूं तो प्रकाश की क्या चल रही है, इधर। मापूंगा मैं यहां से कहां, यहां तक, यही तो मेरा इमेज था, तो मैं मापूंगा कहां, इधर। प्रकाश क्या है, इधर। यानी ये भी क्या विपरीत है, यानी ये जो v हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ गए। फोकस दूरी की बात करूं, प्रकाश किधर चली, इधर। मापे कहां, p पे, p से क्या बढ़ेंगे, फोकस दूरी है मापे, तो ये भी अपोजिट है, मतलब f भी क्या हो जाएगा, माइनस का। यह बात समझ गए। यानी जो प्रकाश, चलने वाली प्रकाश किरण है उसकी दिशा और जो मेरी मापने की दिशा है, अगर वो अपोजिट हो गई तो जो भी दूरी माप रहे हो किस में लेंगे, निगेटिव में लेंगे। और दूरी भी हमेशा कभी भी कहां से मापना है, पोल से मापना है। ये बात गांठ बांध लो। आपने देखा, तो आपने देखा कि जब भी ये अपोजिट हो रहा था, मतलब प्रकाश की चलने की दिशा और मापने की दिशा अगर उल्टा हो गई तो क्या लेते थे, हमेशा निगेटिव लेते थे। अगर प्रकाश की चलने की दिशा और मापने की दिशा भी क्या हो, सीधी हो, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बगल में आपको फिगर दिख रहा होगा, उससे आप समझ लीजिए, अगर इसमें क्लियरिटी ना हो तो आप देखेंगे, मान लीजिए अगर वस्तु हमारा कहाँ बन गया, यहाँ बन गया, कहाँ बन गया, यहाँ बन गया, तो प्रकाश की चलने दिशा कहाँ है, इधर है, मतलब प्रकाश इधर चल रही है। अब मापेंगे कहाँ से, हमेशा P से मापना है, हमेशा P पे जाएंगे, हाथ रखेंगे कभी भी, और वहां से नापेंगे
तो जो ये भी निकलेगा, क्या इसकी दिशा जो है और इस मापने की दिशा, दोनों की दिशा एक ही ओर है? अगर ऐसा कंडीशन जब भी होगा, यानी भी प्रतिबिंब बन रहा है, यानी इसका क्या हो जाएगा, प्लस का भी हो जाएगा। एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम समझेंगे आवर्धन के बारे में। क्या समझेंगे? आवर्धन मीन्स मैग्निफिकेशन, कोई चीज कितना मैग्नीफाई हो रहा है, आवर्धन। आवर्धन में देखेंगे कि मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है। मैग्निफिकेशन मीन्स आप देखते होंगे जब कोई, मान लीजिए मेरे पास एक गोली दर्पण है, मैं गोली दर्पण को जब आगे पीछे कर रहा हूं तो कभी मेरा इमेज बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, हो रहा है प्रतिबिंब, कभी क्या हो रहा है, इमेज बढ़ जा रहा है, कभी वस्तु का इमेज क्या हो रहा है, घट जा रहा है। समझ रहे हैं? तो ये जो वस्तु का आकार बढ़ रहा है और घट रहा है, मतलब वस्तु का हाइट कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो जा रहा है, इसी के रेशियो को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। इसे जनरली एम से दिखाते हैं, यानी प्रतिबिंब का आकार या हाइट बटे वस्तु का आकार या हाइट। समझ गए? यानी अगर हाइट की टर्म में लूँ इसको, मतलब ऊंचाई की टर्म पे, तो हाइट एच डैश बटे एच, ठीक है। और इसको एक चीज और लिखते हैं, प्रतिबिंब भी बटे वस्तु क्या लिखते हैं, यू से मापते हैं, और इसके आगे एक माइनस साइन ऑलरेडी रहता है, ठीक है। ये चीज समझ गए? या इसको बराबर लिख सकते हैं, हाइट ऑफ फला और हाइट ऑफ वस्तु का हाइट, प्रतिबिंब का हाइट और वस्तु का हाइट। इतना समझ गए? समझ गए? अगर यम हमारा पॉजिटिव हो जाए, अगर मैं कोई क्वेश्चन दिया है, अगर उसमें मेरा यम क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो क्या करेंगे, यम अगर निगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाइए। यम अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा, दिमाग लगाइए। अगर यम पॉजिटिव हो जाएगा मतलब जो क्या होगा, ये आभासी तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। अगर यम निगेटिव हो गया तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, अगर यम निगेटिव हो गया तो वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। इसको जैसे भी समझ लीजिए, बताने का तो टाइम नहीं है, लेकिन आप जैसे भी इसको समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स सारे चीज क्या है, एक कंसेप्ट पे टिके हुए हैं। तो मैग्निफिकेशन में समझ गए कि कोई वस्तु को आगे पीछे कर रहे हैं तो उसके इमेज में कभी घट जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, उसी के रेशियो क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। बगल में दिख रहा होगा डिफिनेशन। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। ये हमारा परावर्तन का जो भी था, परावर्तन का, अपवर्तन का नहीं, सिर्फ परावर्तन का ये पार्ट खत्म हो गया है, न्यूमेरिकल पार्ट बचा हुआ है। तो न्यूमेरिकल को देखेंगे, न्यूमेरिकल हम, तो न्यूमेरिकल में आप आ जाइए। न्यूमेरिकल में आपको बगल में क्वेश्चन शो अप होने स्टार्ट हो गया होगा। उसमें देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि किसी दर्पण में, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, क्वेश्चन तब तक पढ़िए आप लोग। न्यूमेरिकल है, अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोई बोला है किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण कौन सा है। तो अगर कोई वस्तु है, कोई मान जाइए कोई भी मिरर है, तो कब सीधा बन रहा था, आप देख रहे थे उत्तर जो दर्पण था हमारा, अब कहीं वस्तु रख रहे थे, अनंत पे भी रख रहे थे, तो जाकर के कहाँ मिल रहा था, जाकर कहाँ मिल रहा था, फोकस पे, और वह सीधा बन रहा था। अगर मैं नजदीक भी रख रहा था तब भी वो ऐसे हो करके
ऐसे होकर के यहाँ जा करके सीधा बन रहा था। तो उत्तल दर्पण ही क्या था हमारा, संभवतः कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण तो होगा ही होगा, और समतल दर्पण, इसमें ऑप्शन एक और दिया है समतल दर्पण। उत्तल दर्पण तो होना ही होना है, और समतल में भी देखते होंगे आप, अपने सामने समतल दर्पण कहीं भी रख दीजिए, आपका प्रतिबिंब क्या बनाएगा, हमेशा सीधा बनाएगा, कभी भी उल्टा नहीं बनाएगा। ये आपका खत्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, या तो समतल या उत्तल। सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या मींस आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पूछ रहा है फोकस दूरी। आप सभी जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, ठीक है, और यह पूछा हुआ है तो यह पूछा जाएगा तो r/2 यानी कि 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर नंबर कौन सही हो जाएगा, इसमें बी सही हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन अगला, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आया हुआ था 16 में, और भी सारे क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा बगल में काफी ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे, 100% आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि एक बिंब का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, एक बिंब मींस क्या होता है, वस्तु, एक बिंब का अवतल दर्पण, 7वां क्वेश्चन देखिए, एक बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, मानिए बना प्रतिबिंब जो है, एक बिंब का अवतल दर्पण कैसे होता है, ऐसा होता है, एक बिंब से अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु कहां पर स्थित होगा। आप लोग देखे थे सीधा की स्थिति एक ही थी, सीधा कब हो रहा था, आप जब उसमें केस पढ़े थे तो वस्तु सीधी की बात की, सीधा एक ही केस में हो रहा था जब हम नजदीक ले जा रहे थे, एकदम नजदीक ले जा रहे थे, देख रहे दाढ़ी के बाल खूब बड़ा हो जा रहा था, और बड़े की बात हुई है आभासी सीधा और बिंब बड़ा पाया गया। आभासी पीछे, आभासी मीन्स पीछे जबरदस्ती काम किया गया था, और बड़ा पाया गया था कब, जब इस P और इस फोकस के बीच में हम वस्तु को रखे थे तब। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं जिसका हो पा रहा है एक बार बैक जाएगा, और जो मैं पढ़ा रहा था उसको एक बार ध्यान से समझेगा, उसका हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया 7वां, 2019 में आया था, बीके सेट में आया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन हम करवाते हैं। 8वां क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। आपको बताया था सबसे अधिक किसमें होगा, जिसमें भीड़ ही नहीं होगा, इसमें एकदम खाली होगा। खाली कहाँ होगा, निर्वात में। निर्वात में कुछ भी नहीं होता है, वायु नहीं होता है, इसलिए किसमें होगा, निर्वात में हमारा आंसर सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, निर्वात में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक, अब आप क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए। ये प्रीवियस ईयर का आपका बैंक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 45 पे। देखा जाए अवतल दर्पण के फोकस पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण कैसे बनता है, ऐसा बाहर क्या, बाहर पॉलिश। अवतल दर्पण के फोकस पर, अवतल दर्पण का क्या है, सेंटर है, और क्या है, सी है, और क्या है, एफ है। अगर अवतल दर्पण के फोकस पे रखेंगे कोई वस्तु को, तो फोकस पे रखेंगे तो क्या होता है, मान जाइए मैंने यहां से भेजा, यहां से निकल गया, और मैं यहां से भेजा तो कहां निकल जाएगा, पीछे की ओर। तो पूछ क्या रहा है कि अवतल दर्पण से फोकस पे रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है, यहां से मैंने डाला, यहां से निकल गया, फिर यहां से मैं डाला, जितना एंगल पाया निकल गया, यानी मिला ही नहीं, मतलब कहां बनेगी प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगी। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 देख लिया जाए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, क्वेश्चन आपको पूरा होगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब एफ की वैल्यू दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर दिया है। फोकस दूरी उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण मतलब कोई उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? मान जाइए 20वां क्वेश्चन है आपका, तो 47 क्वेश्चन था हमारा कि एक 47 क्वेश्चन था, फोकस दूरी दिया होता है, एफ की वैल्यू कितनी दी थी 20 सेंटीमीटर, और दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब कोई सामने वस्तु रखा है, इसका फोकस दूरी दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर, मीन्स एक फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, मीन्स इसका दिया है वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फोकस दर्पण के 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसे बन सकता है? प्रतिबिंब यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाकर जाएगा तो फोकस से तो निकल नहीं सकता क्योंकि बनेगा ही नहीं, इधर जाएगा तो क्या होगा, अंदर जाने की फोकस यहाँ है, इसका फोकस यहाँ है, फोकस होना चाहिए होकर निकलना चाहेगा लेकिन जा नहीं पाएगा, यानी पीछे की ओर निकल जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। अब मैं एक किरण यहाँ डालूं इस ध्रुव P पर, तो जिस एंगल से आएगा उस एंगल से वापस चला जाएगा और ये दोनों टकराएगी और यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और C और F के मध्य में बनेगा, यानी C की वैल्यू, इसका वैल्यू 20 है तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। तो आपका संख्या कितना हो जाएगा, आपका संख्या हो जाएगा ए हो जाएगा 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन है 46 वाला, देखिए इसमें दिए गए माध्यमों से प्रकाश की चाल न्यूनतम है। प्रकाश की चाल किसमें न्यूनतम हो सकती है? प्रकाश की चाल न्यूनतम उसी में हो सकता है, जैसे हम बताए थे कि सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में, उससे ज्यादा जल में, उससे ज्यादा वायु में, उससे ज्यादा निर्वात में। तो देखेंगे ऑप्शन, हीरा है, जल में तो ज्यादा होगा, कांच में भी सॉलिड है ज्यादा होगा, केरोसिन में भी ज्यादा होगा। देखिए कांच और हीरा है, कांच और हीरा में सबसे ज्यादा सॉलिड कौन है, हीरा सबसे ज्यादा सॉलिड है, तो सॉलिड में सबसे कम होता है, तो इसलिए हीरा में क्या होगा, इसकी प्रकाश चाल बहुत ही कम होगी, जो होगी वो उसमें ट्रैप हो जाएगी। तो आंसर कौन होगा, आंसर हो जाएगा हमारा हीरे में। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला कराते हैं 51 कराते हैं, कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, दर्पण है, सदैव सीधा कब बन सकता है? दो ही हो सकता है, या तो समतल हो या तो उत्तल हो, या मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका था। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? कोई भी हो सकता है, त्रिज्या है तो दूरी है, दूरी को किसी में भी मीटर भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर माप सकते हैं, किलोमीटर, जो भी माप सकते हैं, इसमें सभी हो जाएगा अगर सभी दिया हुआ है तो। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 पूछा है कि एक अवतल दर्पण को यदि पानी में रख दिया जाए, तो कोई अवतल दर्पण है, हाँ जी, कोई हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा होता है, बाहर की कलई पानी में रख दे, तो पानी में रख देंगे तब ये थोड़ी ना कि इसका वक्रता त्रिज्या घट जाएगा, ये तो कहीं ना कहीं गोले का पार्ट ही रहेगा, यानी सेंटर ऑफ सी रहेगा, सी के बीच वैल्यू क्या, बीच में एफ होती है, बीच में एफ होती है, तो कभी भी बदलेगा ही नहीं, वही का वही रहेगा, यानी आंसर में क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन आ जाइए अगला, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 25 को। 25 है आपके लिए, स्कोर ऑफ कर देते हैं पहले, तब तक देखिए क्वेश्चन बगल में आ गया होगा। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी u बराबर क्या है, 15 है, अभी प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी बस मैं डाटा लिख रहा हूं, तो 15 है, तथा क्या कह रहा है अगला, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं,
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सभी जानते हैं, बताए भी थे भी। अब भाई प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा हमें। प्रकाश की चलती कहाँ है, इधर। हमें नापना कहाँ से रहता है, हमेशा पोल से। ध्यान देना, पोल से हमेशा मापेंगे किधर, जिधर मापना रहेगा। अपोजिट है मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फोकस दूरी कहीं ना कहीं यहीं कहीं होगा फोकस दूरी, तो मापेंगे किधर, इधर। चल नहीं पड़ा किधर, इधर। अपोजिट है यानी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो अब जब वैल्यू इसमें हम रखेंगे 1/, हमें क्या निकालना है, 1/v निकालना है। तो 1/v बराबर, इधर माइनस ये है चूंकि, तो क्या कर दें 1/, इसको इधर भेज दिया जाए f को, तो 1/30, और चूंकि माइनस ऑलरेडी में है 1/15, यही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो सकता है, सॉल्व करिए। 30 से कम 30, 15 दूनी 30, 30 1/v मतलब 1/30। तो फिर 30 जो आ जाएगी हमारी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर हमारी v की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू चूंकि किस में आ रही है, प्लस में आ रही है, तो प्लस में आ सकती है। कब आ सकती है, हमें प्लस में अगर इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। प्लस में मापने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इधर की ओर जाना पड़ेगा। यानी दर्पण के पीछे कहीं ना कहीं हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी बन रहा होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब नहीं बन सकता। जबरदस्ती बनाते हैं हम लोग तो आभासी बनेगा। तो जब आभासी बन गया तो हमारा क्या हो जाएगा, आभासी सीधा, और क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। सही है, प्रकृति भी बता दी, स्थिति बता दी, सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 22 में आए हैं। आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक दिया है, एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। मैं इस चीज को बहुत पहले ही समझा दिया हूं, आप लोग उसको रिपीट करके वहां जाकर देखिए। एक उत्तल लेंस से बनाया था, तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख द्वारा समझाना था। सॉरी, अति लघु उत्तरी का था ये, सॉरी। तो हमारा कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन लगभग हो गए, लगभग सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं इस अपवर्तन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आपका ये मैराथन कैसा लगा, अगला हम समझेंगे। ये हमारा पूरा ये परावर्तन का सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन इसके कंपैरिजन मिलेंगे, मतलब डाटा बदलेगा बस, और कुछ नहीं होगा, डाटा बदलेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको एक बार अभी देख लीजिए, फिर एक बार अपने आप से करिएगा, फिर कोई दिक्कत होगा दोबारा देखिएगा, यही इस चीज का फायदा है। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि ये मैराथन क्लासेस का जो हमारा लक्ष्य था कि लोगों तक, जो बच्चे हैं जो अभी तक स्टार्ट ही नहीं कर पाए या फिर अभी कोई दिक्कत है, उनके लिए स्पेशली था। तो आप लोग ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और वो भी लोग उसका फायदा उठाए। जय हिंद दोस्तों।